Hello student, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Ravindra Kumar, BMS student and student डे 1 में हम बात कर चुके थे चैप्टर नंबर 7 की पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 की मनोनिरूपण। और इसके बाद डे 2 हम बात कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का ही चैप्टर नंबर 8 कालबाधिक निरूपण। ठीक है, मैंने 20 से इसलिए उठाया है टॉपिक्स को क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको छोटे छोटे वन शॉट में ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 मिनट में 30 मिनट 20 मिनट में ये सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे एंड इससे 1-2 क्वेश्चंस ऑब्वियसली आते ही हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, टॉपिक को। ठीक है, कालबाधिक निरूपण। ठीक है, अपने पास अष्टम अध्याय है पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 8। ओके, चलिए। काल व दिक् निरूपण 2 इसमें सब टॉपिक हैं। सबसे पहले काल के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद दिशा के विषय में पढ़ेंगे, दिक् यानी कि दिशा। ठीक है, सबसे पहले काल के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद दिशा के विषय में पढ़ेंगे। दोनों में ही सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, काल के विषय में भी सेम चीज़ें होती हैं और दिशा के विषय में भी सेम चीज़ें होती हैं। जो आप काल के रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे काल की निष्पत्ति हो गया, काल के कितने भेद होते हैं, इसी तरह और आयुर्वेद में काल का महत्व होता है, उसी तरह आप दिशा से रिलेटेड दिशा की निष्पत्ति, दिशा के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की दिशा होती है आयुर्वेद के अनुसार सूर्य की गति के आधार पर, और उसके बाद आयुर्वेद में दिशा का महत्व। ओके, चलिए बात करते हैं। काल व दिक् निरूपण में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये स्वतंत्र है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है, स्वतंत्र होती है, नित्य होती है एंड सर्वव्यापी होती है। 3 पॉइंट आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विशेषताएं लिखिए। ठीक है, आपको विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 नंबर का, 1.5 नंबर का, आपको ऐसे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि अच्छा ये काल में भी एप्लीकेबल है और दिशा में भी एप्लीकेबल है। आप किसी से भी रिलेटेड लिखिए। तो 3 पॉइंट, काल स्वतंत्र है, दिशा स्वतंत्र है, काल व दिशा नित्य हैं व काल व दिशा क्या है? सर्वव्यापी। हर एक दिशा में कोई सा भी किधर भी चले जाओ, दिशा ऑब्वियसली होगी और वहाँ पर काल भी ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए। इनको अमूर्त द्रव्य बोला जाता है और एक और चीज़ होती है, आकाश को भी अमूर्त द्रव्य बोला जाता है। सब टॉपिक साथ में ध्यान रखिएगा। ठीक है, आकाश को भी अमूर्त द्रव्य बोला जाता है और अपने पास काल व दिशा भी क्या होती है? अमूर्त द्रव्य होती है। ठीक है, अच्छा, काल की उत्पत्ति कैसे होती है, काल वर्ड कैसे बना है? ठीक है, इसकी बात करते हैं, यानी कि काल की निष्पत्ति। ठीक है, इसी तरह हम सबसे पहले हम काल वर्ड को लेते हैं, काल टॉपिक को लेते हैं। काल में काल यानी कि टाइम। ठीक है, कि इंग्लिश मीडियम वालों को समझ नहीं आता है काल क्या होती है, टाइम होता है, एंड दिक् क्या होती है? डायरेक्शन। टाइम एंड डायरेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर ओनली। ठीक है, और एक ओवर भी दे दूँ, वैसे तो चलिए आगे ही देखेंगे उस सारी चीज़ों को। ठीक है, आप समझिएगा। निष्पत्ति की बात करते हैं तो काल शब्द मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया कि काल कैसे बना है। वह यहाँ पर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि काल कै प्लस आ प्लस ल। ठीक है, इससे बना है काल शब्द। कै, स्मॉल कै प्लस बड़े आ की मात्रा, ठीक है, प्लस स्मॉल ल, तो इससे बन जाता है काल। ठीक है, ये तो अपने पास समझने का, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो गया। अब हम बात करते हैं आपको लिखना कैसे है, एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में निष्पत्ति कैसे लिखनी है आपको, उसके रिलेटेड बात करते हैं। तो उसमें लिखना है आपको, ये देखिए, ये लिखा हुआ कि काल शब्द क, का, के, ककार, यानी कि ये आप देखिए, ये बेसिकली बुक की लाइन है। ठीक है, तो आपको लिखना तो ऐसे ही है, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छे से। काल शब्द क, कार और अकार तथा ली धातु के ल कार को ग्रहण करने से काल शब्द निष्पन्न हुआ है। देखिएगा, 3 वर्ड हैं। ठीक है, एक है, जस्ट 1 सेकंड, एक है अपने पास ककार। ठीक है, एक है अपने पास आकार। अच्छा, ये बस वर्ड हैं 3, है ना, ऐसे और भी वर्ड ले सकते थे हम। ठीक है, आकार का जगह आकाश ले सकते थे। ठीक है, और एक है अपने पास ली धातु। ठीक है, ये 3 धातुएं हैं। इसमें से हमने क्या क्या वर्ड उठाए हैं वो वर्ड मैं आपको ऊपर लिख चुका हूँ। ककार में से हमने कै उठा लिया, आकार में से हमने आ उठा लिया, बड़ा आ, और ली धातु से हमने ल उठा लिया। ये ली कैसे बना है? ल प्लस बड़े ई। ठीक है, ऐसे बना है, तो हमने इसमें से क्या उठा लिया? ल उठा लिया। तो अपने पास तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? काल बन जाएगा। डन, चलिए आगे चलते हैं। काल के अनुमापक चिन्ह, होपफुली आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, थ्योरी बुक की समझ में नहीं आती है तो मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है,
अच्छा, काल के अनुमापक चिन्ह यानी कि आपको ये 4-5 वर्ड जहाँ पे मिलें तो उनका मतलब क्या है वो आप समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है जैसे अपर लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा है पर, तीसरा युगपत, 4 चिर और 5 क्षिप्र, ठीक है। तो अपर का मतलब होता है छोटा, कनिष्ठ यानी कि छोटा, ठीक है। पर का होता है ज्येष्ठ यानी कि ज्येष्ठ भ्राता जैसे बोलते हैं, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, ठीक है। युगपत यानी समान, चिर का मतलब विलम्ब, चिर मतलब चिर प्रतिष्ठित हो गया, ठीक है ना, ऐसे कि विलम्ब यानी प्राचीन वाला, ठीक है। और क्षिप्र का मतलब शीघ्र, ठीक है। दोनों चारों अपोजिट से ही हैं लगभग, ठीक है। बीच में युगपत हो गया उसका सेम हो गया, ठीक है, छोटा बड़ा समान विलम्ब और शीघ्र, ठीक है। यानी कि अपर पर युगपत है ना, चिर और क्षिप्र, ठीक है। इस तरह से आप इनको ध्यान रखिएगा, कहीं भी अपने पास वर्ड आए तो आपको पता होने चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आयुर्वेद में अपने पास इसी तरह के वर्ड यूज आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं काल का विभाजन। सबसे पहले हमने काल की निष्पत्ति की बात कर ली है, ठीक है। अब आते हैं काल के विभाजन की बात करते हैं। चलिए, काल विभाजन महर्षि सुश्रुत के अनुसार क्या है? महर्षि सुश्रुत के अनुसार, अच्छा, क्या आधार माना गया था? सूर्य की गति। काल विभाजन की अगर बात करते हैं, सूर्य की गति को क्या माना गया है? आधार माना गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब काल विभाजन की अगर बात करें तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे हम टाइम की, है ना, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो आधुनिक समय में अगर बात करते हैं, पहले तो घड़ी नहीं थी, तो आधुनिक समय में अगर बात करें तो हम किसको लेते हैं? सेकंड को लेते हैं। जैसे आवर हो गया, मिनट हो गया एंड सेकंड हो गया, तो वहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। इसी तरह प्राचीन समय में किसको माना गया था स्मॉलेस्ट यूनिट? अक्षि निमेष। अक्षि निमेष का मतलब एक बार पलक झपकाने को हम क्या बोलते हैं? अक्षि निमेष बोलते हैं। डन, ठीक है। एक बार नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी पलक झपकती है तो उसको क्या बोलते हैं? अक्षि निमेष बोला जाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट में आपको देखिए 2 कैटेगरी मैंने बताई हुई हैं, 2 कैटेगरी में से आपको इससे ऊपर वाला ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है, ठीक है। वो कैटेगरी आपको याद करनी है, ये आपकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। 15 अक्षि निमेष से एक काष्ठा बनता है, 30 काष्ठा से अपने पास एक कला बनता है, 20 सही 1/10 कला से एक मुहूर्त बनता है, और 30 मुहूर्त से क्या बनता है? एक दिन और रात, यानी कि 24 आवर्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कैसे तो इनको याद कर लीजिएगा। अपने पास कैसा है? 15 अक्षि निमेष होता है, एक अपने पास काष्ठा बनेगा, ठीक है। 30 काष्ठा से क्या बनेगा? मुहूर्त, कला बनता है। 20 से 1/10 कला से अपने पास एक मुहूर्त, और अपने पास कितने? 30 मुहूर्त से क्या बनते हैं? एक दिन रात। 30 मुहूर्त यानी कि एक, जैसे एक मंथ होता है ना, 30 दिन होते हैं उसमें, ऐसे एक दिन रात बनते हैं उससे 30 मुहूर्त से, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, आपको पता है, नीचे की बात करते हैं, 15 दिन और रात से क्या बनता है? एक पक्ष बनता है। आप जानते हैं एक मंथ में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, आपने सुना हो, ठीक है, कि आधे अंधेरी रातें होती हैं, आधी उजाली होती हैं। ऐसे कृष्ण पक्ष में अंधेरी होती है, शुक्ल पक्ष में उजाली रातें होती हैं। तो ये हो गया 15 दिन रात से एक पक्ष बनता है, यानी कि 2 पक्ष से क्या बनता है? एक मंथ बनता है। अच्छे से समझिएगा, 2 पक्ष से क्या बनती है? एक मंथ, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से एक मंथ बनता है। 12 मास से एक संवत्सर। संवत्सर का मतलब कि एक 1 ईयर, ठीक है। 12 मास, 12 मंथ से एक साल बनता है। डन। 2 मास से एक ऋतु बनती है। आपको टोटल पता है आयुर्वेद में 6 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। 6 ऋतुएं होती हैं, तो 6 होती हैं एक साल में, तो एक ऋतु कितने हो जाएगी? 2 मंथ में, ठीक है। 6 दून के 12, टोटल 12 मंथ हो गए, ठीक है। अच्छा, 3 ऋतु से एक अयन बनता है, ध्यान रखिएगा। 3 ऋतु का मतलब कि 6 मंथ, क्योंकि एक ऋतु में 2 मंथ होते हैं ना, तो 3 ऋतुओं में कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। 3 ऋतु में कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। तो 6 मंथ में एक अयन बन गया, तो अगर 2 अयन लगा दें तो 1 वर्ष बन जाएगा। जब से 6 मंथ का एक अयन है तो 2 अयन कितने हो जाएंगे? 1 वर्ष का, ठीक है। और 5 वर्ष में एक युग बोला गया है आयुर्वेद के अनुसार। वैसे होता नहीं है, बट आयुर्वेद के अनुसार बोला गया है कि 5 मंथ में 5 ईयर में एक युग होता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, बात करते हैं आगे दिशा, ठीक है। जैसे अच्छा, यहाँ पर हम दिशा की उत्पत्ति वगैरह वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो दिशा का प्रकार होते हैं, क्योंकि वो इजी होता है। मैं आपको, मेरा मेन एम ये है कि आपका सरल से सिंपल भाषा में आपके ये सारे क्वेश्चंस हो जाएं जो नॉर्मली कर पाएँ स्टूडेंट्स, उनको क्लियर कर पाएँ, ठीक है, और जो समझ में आ जाएँ जल्दी से। तो ये सारी चीज़ें समझने लायक हैं, इसलिए मैं आपको इनको पहले ले रहा हूँ, ठीक है। अपना ऑर्डर फिक्स नहीं है, बट अपनी सारी चीज़ें अपने पास एक्यूरेट रहेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, दिशा टोटल कितने प्रकार की हो गई? 10 प्रकार की दिशा होती है। और काल के टोटल कितने प्रकार होते हैं? काल के होते हैं टोटल 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल।
ठीक है। वैसे तो अविभाज्य होता है, बट अपने पास काल को हम कैसे कितने डिवाइड कर सकते हैं, अगर चाहें तो कितने प्रकार में बोल सकते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार टोटल। कौन सा? भूतकाल, भविष्यकाल एंड वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, तो दिशा के 10 प्रकार होते हैं। 10 प्रकार कौन से हैं, इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अच्छा, 4 तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ठीक है। और 2 हो गए अपने पास कौन सा? ऊर्ध्व और अधः, यानी कि अपने पास जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, अपने पास ये कौन सा हो गया, अपने पास x हो गया, ये -x हो गया, ये अपने पास +y हो गया, ये -y हो गया। 4 तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए, ठीक है। अच्छा, +z और -z, +z और -z को क्या बोला गया है? ऊर्ध्व और अधः, ठीक है। +z को ऊर्ध्व बोला गया है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड को क्या बोला गया है? -z। डन। अब अपने पास 4 और दिशाएं होती हैं आयुर्वेद के अनुसार, यानी कि पूर्व और उत्तर के मध्य, उत्तर और पश्चिम के मध्य, पश्चिम और दक्षिण के मध्य, और दक्षिण और पूर्व के मध्य। 4 दिशाएं होती हैं। ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स में भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, बट बेसिक मैथमेटिक्स में भी इसको पढ़ाते हैं। IVNA मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, IVNA आप चाहें तो कैसे भी बना लें। I का मतलब ईशान, V का ईशान वायव्य, है ना, और N का मतलब नैऋत्य, और अपने पास A का मतलब ये आग्नेय। आग्नेय को अग्नि भी बोला जाता है, ठीक है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, ठीक है। इस प्रकार टोटल 10 दिशाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं काल व दिशा में अंतर, ठीक है। काल व दिशा में क्या क्या अंतर है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। काल व दिशा में अंतर लिखिए। अच्छा, हम टोटल 4 टॉपिक पढ़ने के बाद हम इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। डे 4 में हम इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो वहाँ हम सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज भी करेंगे। तो आप होपफुली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको ये समझ में आए तो सारी चीज़ें, है ना, शॉर्ट एंड स्वीट टर्म में समझाने का ट्राई कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, काल व दिशा में अंतर की बात करते हैं। तो देखिए, काल होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, टोटल इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। दिशा के कितने प्रकार होते हैं? दिशा 10 प्रकार की होती है। अच्छा, उपाधि वेद के इसके कितने भेद होते हैं? काल के 3 होते हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके कितने हैं? 3 भेद होते हैं। काल के टोटल 3 भेद होते हैं। अच्छा, और इसके अपने पास, अच्छा, यहाँ पर बेसिकली वर्तमान, भूत, भविष्य, ये काल का लिखा गया है ना, इसको काल के लिए पहले पॉइंट इसके लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इसके दिशा के आपको पता है 10 भेद हैं। 10 भेद आप कौन कौन से हैं अभी जस्ट हमने ऊपर ही बताए हैं। और ये काल के भेद होते हैं 3, वर्तमान, भूत और भविष्य। अच्छा, काल, कालिक संबंध से क्या होता है? संसार का आश्रय होता है। बस नॉर्मल वर्ड है कि काल है तो कालिक संबंध से संसार का इसका आश्रय है, और दैसिक संबंध से इसका आश्रय क्या होता है? दिशा का। दिशा का दैसिक संबंध से होता है, और काल का कालिक संबंध से होता है ना। यानी कि ऐसे है कि अपने पास आपको जैसे काल है तो वो कैसे संबंध रखता है? वो कालिक संबंध रखता है। यानी कि अब जब हम भूत की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो वो काल से संबंध रखता है। और दैसिक होता है, दिशा से संबंध रखता है। नॉर्मल सिंपल अबाउट। अच्छा, काल के बारे में हमेशा ध्यान रखिए, काल नियत होता है, ठीक है ना। अच्छा, और अपने पास दिशा क्या होती है? दिशा अनियत होती है। ये काल और अपने पास दिशा का अपोजिट हो गया, ठीक है। काल क्या होता है? काल नियत होता है, काल कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। और दिशा क्या होती है? दिशा चेंजेबल होती है, परिवर्तित होती रहती है। अनियत दिशा होती है, और काल क्या होता है? काल नियत होता है, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, अब बात करते हैं इसके बाद आयुर्वेद में काल और दिशा का महत्व की बात करते हैं, ठीक है। आयुर्वेद में काल और दिशा का क्या महत्व है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास काल और दिशा के महत्व के लिए। तो उनमें कुछ चीज़ें जैसे हम बात करते हैं, जैसे दिशा की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं कि हमें घर इस दिशा में पूरब में बनाना चाहिए, घर का मुख किधर? पूरब की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और जो औषधि प्राप्त करनी चाहिए उत्तर पूरब की तरफ मुख करके प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। वास्तु दोष वगैरह बताते हैं, मंदिर का घर इधर होना चाहिए, रात में हमें दक्षिण की तरफ पैर नहीं करने चाहिए सोते समय। तो ये सारी चीज़ें दिशा से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। काल के कुछ बातों की बात करते हैं, काल का महत्व क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम काल की बात करते हैं तो भोजन काल, रोग उत्पत्ति, वायु प्रकोप में वर्षा, शरद कब बदलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप फर्स्ट चीज़ की ध्यान रखिएगा, जैसे हम बात करते हैं
100 वर्षों या इससे अधिक पुराना जो घृत होता है वो काल प्रभाव से क्या होता है, अपने पास कफ और वातनाशक होता है, ठीक है, और उससे क्या होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि काल प्रभाव से यानी कि उसको 100 से अधिक वर्ष हो गए, एक घी को रखे हुए 100 से अधिक वर्ष हो गए, तो उसमें कफनाशक और वातनाशक जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं, और वह जो घृत है, जो घी है, उसमें क्या होता है, उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है उसको ग्रहण करने से, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है, इसके कुछ गुण होते हैं, और ये काल प्रभाव से होते हैं, यानी कि काल बढ़ने से, ठीक है ना। काल पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। अगर हमने उसको टाइम के साथ उसको 100 से अधिक वर्ष तक रखा हुआ है तो उसका ये सारी चीज़ें उसमें गुण आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रीष्म काल और शरद काल होते हैं, उसमें अपने पास अग्निकर्म निषिद्ध होता है, अग्निकर्म नहीं देते हैं, ठीक है। और रोग उत्पत्ति में अपने पास काल को प्रधान माना ही गया है। जैसे हम बात करते हैं, कोई डॉक्टर कहता है कि आपने थोड़ी देरी कर दी, ठीक है, इसको लाने में, तो क्या है, काल प्रभावी है। अगर आप उसको समय से ले आते तो वो बच जाता है, उसके अपने पास काल के अकॉर्डिंगली अपने पास रोगों की इलाज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने पास क्या होता है, काल से रिलेटेड होता है। काल में आयुर्वेद की ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बुक्स में, अदर बुक्स में मिल जाएंगी, आप इसको अपनी तरफ से ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको नॉर्मल व्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए, अगर मैं इनको एक्सप्लेन कर करके यहाँ पे लिख भी देता, नीचे लिख भी देता, तब भी आपको इसमें से क्या होता, आप नहीं, आपको थोड़ा बोरिंग लगता। तो मैं आपको इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको इसमें क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक चीज़ है कि वायु का प्रकोप वर्षा में होता है, पित्त का शरद में होता है, व कफ का वसंत में होता है। ये सारी चीज़ें आपका किसका कब प्रकोप होता है, किसका समन होता है, किस ऋतु में होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस चैप्टर्स में। तो वहाँ से भी आप ये क्या होते हैं, ये काल पे डिपेंड होते हैं। जैसे वायु का प्रकोप किस में है, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। वायु का प्रकोप है अपने पास वर्षा में, ठीक है। इसके बाद अपने पास हम बात करते हैं, पित्त की बात करते हैं, पित्त का शरद में होता है, और बात हो गया, पित्त हो गया, और कफ का वसंत में होता है, ठीक है। इस तरह से आप इनकी क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। और आयुर्वेद का ज्ञान होता है, आयुर्वेद के अनुसार अपने पास काल ज्ञान कैसे यूजफुल होता है आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए और सारी चीज़ों के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले बता ही चुका हूँ कि अपने पास जैसे नदियाँ होती हैं, नदियाँ पूरब से बहती हैं पश्चिम की तरफ, ज़्यादातर नदियाँ, क्योंकि ऊपर ढलान होता है, तो वो उनमें क्या होता है, उनमें औषधि गुण होते हैं उनमें, है ना। वो अपने पास क्या करते हैं, क्योर में हेल्प करते हैं। जैसे गंगा नदी वगैरह हो गए, वो उत्तर से, हिमाचल से बहते हैं, किधर, पूरब और पश्चिम की तरफ बहते हैं, तो उनमें अपने पास गुण होते हैं स्वस्थ करने के, ठीक है। जंगल से लकड़ी अगर आपको औषधि लानी है तो उत्तर और पूरब की तरफ मुँह करके उसको लेना चाहिए, ठीक है, उसको निकालना चाहिए औषधि को। घर जनरली पूरब की तरफ मुँह करके बनाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, और इसके अलावा हम बात करते हैं, सोते समय हमें जो सर है वो दक्षिण दिशा की तरफ करके सोना चाहिए, ठीक। ऐसे ये कुछ रीजन्स हैं, ठीक है। तो ये काल और दिशा के हो गए। अच्छा, सबसे लास्ट में पीजी वगैरह में आते हैं, और ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कि दिशा के पर्यावाचक शब्द, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल 5 हैं, दिक्, कुकुभ, काष्ठा, आशा, हरित। दिक्, कुकुभ, काष्ठा, आशा और हरित, ठीक है। 5 पर्यावाचक हैं दिशा के, इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।